हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियो में आज की वीडियो में जिसका टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ। बच्चों, समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई चार्ज या पार्टिकल्स और स्फीयर है, सपोज दैट ये चार्ज है, तो इसके सरफेस पर ये क्या है? एक आपका स्फीयर हो बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ हो कि जिसके सभी बिंदुओं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी बिंदुओं पर यदि वैद्युत विभव समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी यहां पर अगर इसकी रेडियस टोटल सेम होगी, ये भी आर और ये भी आर, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चार्जेस हो यदि यहां पे, तो प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान यदि क्या हो? समान हो, तो उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं, यानी उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सिचुएशन ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान क्या हो? समान हो, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ पर यदि विभव का मान समान है तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इसमें यदि प्लेट्स रखी गई हों कुछ, ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस गुजर रही हो, तो इसके पूरे सरफेस में V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसका। बट अगर कोई और इसमें एक और प्लेट इसमें हो, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस निकल रही हो, बट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 हो जाएगा। मतलब किसी एक वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 2-3 प्लेटें यदि रख दी जाएं, तो उन सभी प्लेटों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होंगे, परंतु एक प्लेट पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान V1 होगा। यहां पे भी देखें तो V1 होगा, यहां पर भी V1, यहां पर भी V1। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि एक वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ हो कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब बेटा अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। किसकी गति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? एक समान रूप से आवेशित वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ क्या होता है? किसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, यानी बच्चों अगर यूनिफॉर्मली
इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सपोज दैट यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसी आवेशित कण का गमन पथ क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो किसी आवेशित कण का गमन पथ कैसा होगा, इसके लिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जैसे पॉजिटिव प्लेट हो, धन 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 आवेश, और एक नीचे प्लेट है जिस पर कैसा आवेश है, माइनस 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 माइनस, नीचे वाले पे कैसा आवेश है, नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट ए और प्लेट बी, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हो गई, ई। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, मतलब इसमें अब कोई एक, सपोज दैट मैं मान लो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। जैसे ही वो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब जब कोई आवेशित कण किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो जैसे ही प्रवेश करेगा तो इस पर फोर्स अप्लाई होने लगता है इस आवेश पर। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जब एक आवेशित कण है, चूंकि कहा ही है आवेशित कण का गमन पथ, जब आवेशित कण का गमन पथ यानी ये आवेशित कण भी वेलोसिटी से आकर के अगर ये हमारे इस यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करेगा, यहां मूव करेगा, तो इसका जो पथ होता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि इस पर फोर्स लगने लगता है। तो आइए, यानी माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, जिसमें एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन v वेग से क्या करता है, प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन है, तो यदि मान लिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो उस पर बल कितना लगेगा, यदि द्रव्यमान की वजह से माने तो F बराबर ma, ठीक। तो A इक्वल टू क्या होगा, F बाई m, ठीक। अब चूंकि इस पर फोर्स भी कार्य करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां पे आएगा तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा, F इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू ई के जगह ई ई कार्य करेगा, चूंकि Q का आवेश E के बराबर है, तो इसलिए F बराबर E इंटू ई, तो यहां पे A बराबर हो जाएगा E E बाई M। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों, ये सारी चीजें तो हो गई कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण E जो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, जिसका द्रव्यमान m, वेग v है। तो इस सिचुएशन में यहां पे क्या होगा, वो बल कितना, F बराबर ma द्रव्यमान के कारण, अब उसके आवेश के कारण F इक्वल टू ई ई, तो A बराबर E E बाई m। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो भी कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाई m इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक। तो यहां पे दो तरह के विस्थापन होंगे। कितने तरह के विस्थापन होंगे बच्चों, एक इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा और एक इसका क्षैतिज। तो यदि हम माने x अक्ष के धनात्मक दिशा में जो जा रहा है v वेग से, तो t सेकंड में कितनी दूरी इलेक्ट्रॉन तय करता है, इसे देखें। और फिर वहीं वह y अक्ष पर t समय में कितनी दूरी तय करता है। चूंकि इसमें आप देखें अगर, तो इधर प्यारे बच्चों यहां पे x ये y a ओरिजिन हो गई। तो अगर हम x की ओर आ रहे हैं तो t समय में कितना दूर आए, और ऊर्ध्वाधर भी जा रहा है यहां पे ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कितना होगा, लिखेंगे x अक्ष पर आवेशित कण की क्षैतिज दूरी t समय में, समय t में क्या होगा, 40 इक्वल टू दूरी बटे समय, दूरी बटे
समय, तो चाल v है, दूरी x, सपोज दैट क्लियर करता है समय t, तो v इक्वल टू एक्स बाई टी या t इक्वल टू एक्स बाई v, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो और यानी x इक्वल टू वी टी, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, y अक्ष पर आवेशित कण की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा, y इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए 1/2 AT स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा हम लोगों को, तो y इक्वल टू 1/2 a की वैल्यू e बाई m, t स्क्वायर, t की वैल्यू क्या होगी, या t इक्वल टू बच्चों हो जाएगा x बाई वी, ठीक। तो हम लोग क्या करें यहां, t स्क्वायर यानी x बाई वी, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन मिलेगी 1/2 e x स्क्वायर अपान m v स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो x में 2 घात है, y में 1 घात। यह स्पष्ट करता है समीकरण, यह सपोज दैट 2, 3 और ये 4। समीकरण 4 से या समीकरण 4 एक परवलय के पथ को निरूपित करता है। अतः किसी आवेशित कण का गमन पथ बच्चों परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। किससे स्पष्ट है? y इक्वल टू 1/2 e x स्क्वायर अपान m a स्क्वायर। चूंकि परवलय का समीकरण होता है y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, तो जो 4ax स्क्वायर, तो 4ax स्क्वायर में x कितने में है? 2 घात में, y कितने घात में है? x स्क्वायर में। इसलिए यह x में 2 घात, y में 1 घात स्पष्ट करता है कि यह समीकरण जो है, यानी आवेशित जो कण है, इसका जो गमन पथ है वो कैसा होगा बच्चों? परवलयाकार होगा। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम अप टू इलेक्ट्रिक चार्ज। दो वैद्युत आवेशों से बने वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो केवल पहले जान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी निकाय में किसी आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से
किसी आवेश के समीप लाने में किया गया कार्य उस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, या उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी निकाय में किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो बच्चों यहां पे यदि मैं मान लूं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे Q1 है और इससे R दूरी पर एक अगला Q2, ये पॉइंट ए भी पॉजिटिव चार्ज, ए भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी डिस्टेंस R है, ये पॉइंट बी। अब इसके बीच में इस सिस्टम में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसे जानने के लिए ये जो पॉइंट Q1 है इससे R दूरी पर जो बी बिंदु है वहां पे, यानी प्लस Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा? V इक्वल टू 1/4πε0। एयर में रखा गया है ए, इसलिए Q बाई यानी Q1/R। अब बच्चों आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कहा गया कि जो चार्ज सेकंड चार्ज है Q2, इसे इनफाइनाइट से लाया जाए। कहां से लाया जाए? इनफाइनाइट। सपोज दैट मान लें कि ए Q2 आवेश B पर नहीं है, कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट से B तक लाने में कितना कार्य होगा? Q2 आवेश को अनंत से यानी Q2 आवेश को इनफाइनाइट से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य होगा बच्चों? यहां पे W इक्वल टू आवेश गुणे विभव, आवेश इंटू विभव। तो बच्चों किस आवेश को ला रहे हो? Q2 को लेके आ रहे हैं, ऐसा माने जाए। यानी ये तो हो गया दो विद्युत आवेशों से बने वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये दो निकायों से एक सिस्टम ये पूरा बन गया, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण। लेकिन ऐसा हम मान लें कि ये Q2 चार्ज इस B पॉइंट पर नहीं है। कहां पे है? इनफाइनाइट पे है। कहां पे है? इनफाइनाइट। तो उस इनफाइनाइट पॉइंट से Q2 को B तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? आवेश इंटू विभव। आवेश क्या है? Q2 है और विभव क्या है? आपका V है। चूंकि इस Q1 के कारण यहां पे विभव कितना होगा? 1/4πε0 Q1/R होगा। चूंकि ये पॉइंट है, इसे सर्टेन डिस्टेंस कितनी है? R। तो सर्टेन डिस्टेंस R पर इस पॉजिटिव चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 Q/R होगी, जो अभी पीछे डेरिवेट किया गया, पिछली वीडियो में आपको मिला था, देख लिए होंगे। आगे Q2, अब यहां पे V की वैल्यू कितनी है पुटअप कर दिया जाए। और ये आपसे कहा गया कि जो चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से हम अपने सिस्टम में यानी Q1 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ले करके आएंगे, तो लाने में इनफाइनाइट डिस्टेंस B यानी इनफाइनाइट से डिस्टेंस B तक लाने में जो कार्य हो रहा है वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यानी ये WU हो जाएगा और 1/4πε0 Q1/R, ये वैल्यू V की हो गई। और ऑलरेडी मेरे पास Q2 है, यानी U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक, यानी ये हो गया कि नहीं दो बिंदु आवेशों के बीच
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम अप टू इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ये टू इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए 1 पॉइंट्स पर आपका चार्जेस की मैग्नीट्यूड वैल्यू Q1, सेकंड पॉइंट B पर मैग्नीट्यूड चार्ज की जो वैल्यू है Q2, सर्टेन डिस्टेंस कितनी है R। तो इस पहले आवेश के कारण आपने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है पहले V = 1/4πε0 Q1/R। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इस Q2 को इनफाइनाइट से B तक है B पर, लेकिन ऐसा ना मानिए, क्योंकि अगर इसे इनफाइनाइट से लेकर के हम B तक अगर लेकर के आ रहे हैं तो कितना कार्य होगा। अभी पीछे हम लोग कार्य किए हैं आवेश गुणे विभव। आवेश कौन किसको ला रहे हो? Q2 को। ऑलरेडी कंसीडर कर लिया हम लोगों ने पहले ही पिछली वीडियो में कि V = 1/4πε0 Q1 क्या होगा? R होगा। तो उससे हम लोगों को मिला U = 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल एनर्जी, ऊर्जा। इतनी जूल एनर्जी हम लोगों को प्राप्त होगी। सेकेंड पॉइंट, आगे की ओर चलते हैं। अगर इससे अधिक बिंदु आवेश मिलते हैं तो बच्चों अब वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाना है। सपोज दैट यहां पे ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल -Q +Q, तो यहां पे भी फोर्स अप्लाई होगा और यहां पे भी फोर्स अप्लाई होगा। मिड पॉइंट O, इसकी डिस्टेंस जो है 12, पॉइंट A पॉइंट B, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसे घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सपोज दैट ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा गया है। कितने एंगल पर रखा गया है? अगर इसे देखा जाए तो यहां ये थीटा एंगल है। तो कहां रखा गया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। कही रहा है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। डाइपोल जो है -Q +Q आवेश से मिलकर के बना है, जिसकी लेंथ 12 है। कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। तो इस सिचुएशन में इस द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा गया कि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है तो उस पर आरोपित जो बल आघूर्ण होता है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू टाउ = PE sin थीटा होती है। कितनी होती है? लिखेंगे द्विध्रुव पर। किस पर? द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों? टाउ = PE sin थीटा होता है। तो हम लिखेंगे इस द्विध्रुव को d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को d थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? dW = आरोपित बलाघूर्ण, आरोपित बल आघूर्ण इंटू आरोपित बलाघूर्ण कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो कितना घुमा रहे हो आप बलाघूर्ण कौन? टाउ। कितना घुमा रहे हो? d थीटा। तो वर्क कितना हुआ बच्चों? dW।
बच्चों बात चल रही थी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की, रोटेट करने में कितना वर्क होता है। तो रोटेट करने में dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, बट हमें रोटेट इसे कितना कराना है। कोई भी काम होता है हमें काम कितना करना है, वर्क कितना करना है। तो वर्क हमें कितना करना है, हमें इसे एंगल 0 से लेकर के यदि थीटा घुमाना हो। अभी तो मैंने एक बहुत सूक्ष्म छोटा सा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा घुमाया, कितना घुमाया। अब इस पे बात आती है कि बल आघूर्ण क्यों कार्य करता है, क्योंकि इसके जो दोनों ए पोल हैं ए और बी, इस पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों सिरों पर दो बल कार्य करते हैं, दोनों पर आवेश पर। तो ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई होते हैं, तो ये दोनों बल मिलकर के एक युग्म बना लेते हैं और उस युग्म के कारण इसे घुमाने का प्रयत्न करते हैं और वह युग्म इस पर एक बल आघूर्ण आरोपित कर देता है, जिसके कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट हो जाता है। कितना एंगल, थीटा एंगल या डी थीटा एंगल, जितना भी जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो यहां पे अब हम लिखेंगे कि इसे 0 से लेकर के कितना, 0 से लेकर के यानी थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा तक घुमाने में, रोटेट करने में किया गया कार्य तो कितना होगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा, या कह सकते हैं ऐसे थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। तो ये थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो टाउ डी थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2, टाउ माने पीई साइन थीटा और डी थीटा। नेक्स्ट लाइन बच्चों, डब्ल्यू इक्वल टू पीई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रल्स फार्मूला होता है, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। मैथ वाले ध्यान देंगे, पीई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटती है, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू थीटा 2, थीटा इक्वल टू थीटा 1। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या होती है, घट जाती है। अब ये लाइन W इक्वल टू बन जाएगी पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, माइनस का अंदर गुणा करने पर ये इतना वर्क होता है। कितना वर्क होता है लिखा गया, यहां पे आया कितना, W इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतना वर्क होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करने के लिए, घुमाने के लिए। यदि यहां पे अब थीटा 2 जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक, कितना हो जाए, या यहां पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों में से थीटा 1 पहले है, 0 से इसे रोटेट करवाए हम, थीटा 1 इक्वल टू 0 तथा थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तब क्या होगा ये सूत्र, W इक्वल टू पीई थीटा 1 माने कॉस 0 एंगल, तो कॉस 0 अंश माइनस कॉस थीटा 2 का मतलब कितना, थीटा। तो नेक्स्ट लाइन बच्चों मिल जाएगी पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम लोगों को ज्ञात करना था कि वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक
फील्ड। यहां पे ध्यान देना बच्चों कि इंटीग्रल जो साइन थीटा डी थीटा है ये माइनस कॉस थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो मेरे जब भी कोई भी चीज जो पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया तो उस पर आरोपित बल आघूर्ण तो टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, जो आपको पहले मैं बताया। द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण कहां, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। इसे नोट कर लें।